हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 के संपूर्ण हिंदी व्याकरण का महामैराथन वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में आप देखेंगे कि व्याकरण से संबंधित जो भी पिछले कई वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया है। ठीक है, अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आप जानते हैं कि व्याकरण से 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से व्याकरण के सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको 40 में 35 मार्क्स आने के ज्यादा संभावनाएं बने रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से उनका भी मदद हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस पूरे क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है एरिया क्लासेस। ठीक है, उसको सर्च कीजिए या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं वहां पे आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का एक और खासियत क्या है कि सबसे पहले आपको थ्योरी कराएंगे इसी में और फिर थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो ये काफी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव जब आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आसानी से आप अच्छा नंबर ले आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है वर्ण। तो वर्ण को सबसे पहले समझ लेते हैं, वर्ण होता क्या है। तो वर्ण की परिभाषा कहता है कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होता है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्ण के दो भेद होते हैं, ये बात को आप याद करके रखेंगे। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो चलिए अब हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को बारी बारी करके देख लेते हैं। देखिए, स्वर वर्ण की परिभाषा क्या कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के होता है तो उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, और स्वर वर्ण की कुल संख्या पूछे तो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। ठीक है, दो जो हमारा होता है वो अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वर अन और अ। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं मिलाकर के 13 होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे मूल रूप से ही आपका 11 ही है। ठीक है, तो आप अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर 13 है तो 13 करेंगे और 11 है तो 11 करके आएंगे। ठीक है, तो स्वर वर्ण को समझ गए। तो अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से होता है, यानी कि जितने भी व्यंजन वर्ण है उनका उच्चारण स्वर वर्ण के मदद से होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। और कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम में। ठीक है, तो याद कर लेंगे, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 है। अब चलिए व्यंजन वर्ण को भेद को हम लोग देखते हैं। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी संख्या कितने हैं? 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने हैं? 25 है। 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क वर्ग, तो क वर्ग में 5 वर्ग है, वर्ण है। ठीक है, च वर्ग में भी 5 वर्ण है, ट वर्ग में भी 5 वर्ण है, त वर्ग में भी 5 वर्ण है, प वर्ग में भी 5 वर्ण है। ठीक है, याद करके रखेंगे, 5-5 हर वर्ण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग में होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो होता है व्यंजन वर्ण के भेद, दूसरा हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसकी संख्या 4 होते हैं। और कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं? तो य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसके भी संख्या कितने हैं? 4। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, इसके उच्चारण में गर्म हवा निकलता है। अब देखिए, व्यंजन वर्ण को अगर आप समझ गए हैं, व्यंजन वर्ण के भेद भी समझ गए, तो कुछ और व्यंजन वर्ण से संबंधित याद करके रखेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अघोष वर्ण। ठीक है, तो अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन किसको कहेंगे? तो देखिए, यानी अघोष जो होते हैं, जैसे यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग, ये आपका हो गया क वर्ग।
क्या हो गया, क वर्ग। ठीक है, और क वर्ग के जो पहला और दूसरा याद करके रखेंगे, पहला दूसरा। ठीक है, किसी भी वर्ग में चले जाइए, चाहे वो क वर्ग का हो या च वर्ग का हो या ट वर्ग का हो, यहाँ पे देखिए सभी वर्ग दिया गया है। इसमें से पहला और दूसरा जितने भी वर्ण हैं वो पहला और दूसरा वो सभी के सभी अघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अघोष व्यंजन। ठीक है, यहाँ पे लिखा देखिए क ख, दूसरा दोनों हो गया च छ ट ठ। इसी प्रकार से ये सब अघोष व्यंजन होते हैं। अब देखिए घोष व्यंजन किसको कहेंगे, तो देखिए पहला दूसरा को छोड़ दीजिए तो तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा इसको नहीं लेंगे क्योंकि यह अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, तो तीसरा चौथा जो होता है आपका वो हो जाता है घोष व्यंजन। ठीक है, तो तीसरा चौथा आपका घोष व्यंजन चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। ठीक है, तो आई होप कि आप घोष और अघोष को समझ गए। तो अब चलिए एक और व्यंजन वर्ण में समझ लीजिए संयुक्त व्यंजन को। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर एक नया वर्ण बनाए तो उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होते हैं। कौन कौन है, तो अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, इसको हम लोग 4 दोस्त के नाम से याद करके रखेंगे क्योंकि ये चारों दोस्त होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप वर्ण को समझ गए हैं और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी आप समझ गए। तो चलिए अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम करते हैं। और वो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी कहीं न किसी साल में वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्लीज अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, तो हिंदी में कुल 13 स्वर है। ठीक है, यहाँ पे 11 भी है तो 11 को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 11 भी सही है और 13 भी है तो 11 ही यहाँ करके चलेंगे। देखिए 21 और 23 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अ, अभी बताए हैं अ किस प्रकार का व्यंजन है, तो यह स्वर व्यंजन है, सॉरी स्वर वर्ण है, व्यंजन नहीं बोलेंगे, वर्ण। ठीक है, तो ये स्वर वर्ण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये इसको क्या बोलते हैं, ये तो देखिए हम अयोगवाह की बात नहीं किए थे, तो अयोगवाह समझ लीजिए होता क्या है, अयोग्यवाह जिसका कोई वाहन ना हो। ठीक है, इसकी संख्या 2 होता है, एक होता है अनुस्वर, अनुस्वर और दूसरा होता है विसर्ग। ठीक है, तो ये 2 अयोगवाह होते हैं, एक अनुस्वर और दूसरा विसर्ग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया अनुस्वर को ये क्या, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अनुस्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसको क्या कहते हैं, देखिए विसर्ग दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क किस प्रकार का वर्ण है, तो क क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऐकार, ऐकार किस प्रकार का मात्रा है, तो यह ऑप्शन में दिया द्विपद, द्वितीय, द्विघात्मक मात्रा, मात्रा, तो यह एक मात्रा है। ठीक है, जब मात्रा वाला में पढ़ेंगे तो मात्रा इसको हम लोग बोलते हैं ऐकार। मात्रा की संख्या कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, अब देखिए अन किस प्रकार का वर्ण है, तो अन क्या है, यह स्वर वर्ण है। ठीक है, याद करके रखेंगे। नेक्स्ट है ज्ञ किस प्रकार का वर्ण है, तो ज्ञ के देखिए 2023 में पूछा गया, तो अभी हम बताए थे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। उसमें पहला होता है आपका अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो याद करके रखेंगे ये 4 दोस्त होते हैं और ये चारों दोस्त संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनका निर्माण जो होता है वो 2 वर्णों से होता है। ठीक है, अगर इसका वीडियो देखना चाहते तो मेरे प्लेलिस्ट में बना हुआ है व्यंजन वर्ण, उसमें जाकर के देखिए अक्ष का निर्माण कैसे होता है, त्र का निर्माण किससे होता है और इसका ज्ञ का किससे होता है। ठीक है, अक्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए फिर आ गया त्र, तो त्र भी किस प्रकार का वर्ण है, तो त्र भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए अब आ गया शब्द,
तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं शब्द होता क्या है। ठीक है, तो शब्द की परिभाषा कहता है कि देखिए कि अर्थपूर्ण वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, अर्थपूर्ण वर्णों के। ठीक है, या एक और परिभाषा है, जब वर्ण मिलकर कोई अर्थ प्रकट करे तो वह शब्द कहलाता है। जैसे में यहाँ देखिए क म ल, 3 वर्ण है क म ल, ये तीनों जब आपस में संयुक्त रूप से मिला तो क्या बन गया, कमल। और कमल का क्या होता है, कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए शब्द के भेद। तो शब्द के अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरार्थक शब्द। ठीक है, तो सार्थक शब्द को सबसे पहले समझते हैं। सार्थक शब्द होते क्या है, तो सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ट्रिक से याद करके जो समझ में आए सार्थक है, जो न समझ में आए वो निरार्थक है। ठीक है, जो समझ शब्द के बारे में आप समझ गए, जैसे घाम बोल देते हैं, यहाँ पे घर हो गया। ठीक है, घर, पानी, किताब, शिक्षक, तो ये समझ में आपको आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो इसका मतलब सार्थक शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निरार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो तो निरार्थक शब्द होंगे, जो समझ में ना आए। जैसे हम बोल देंगे टप टप, झिम झिम, अबर तबर, तो इसका कोई अर्थ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, निरार्थक शब्द है। ठीक है, तो आप समझ गए अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरार्थक। अब देखते हैं हम रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द किसको कहेंगे, तो जिन खंड शब्दों के खंड करने पर अर्थ न निकले, ठीक है, तो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे में अब कमल को तोड़ दीजिएगा, क जोर ल जोर म, तो तोड़ने के बाद क का कोई नहीं अर्थ बच पा रहा है, न ल का कोई, कहीं कैसे भी करके तोड़िए नहीं अर्थ बच निकलेगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रूढ़ शब्द, यानी कि जिसको खंडन करने पर अर्थ ना निकले तो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी टूटे तो भी अर्थ ना निकले, अगर तोड़ते हैं तो भी अर्थ नहीं निकलता है तो समझ जाइए रूढ़ शब्द है। ठीक है, यौगिक शब्द समझते हैं। तो चलिए यौगिक शब्द क्या कहता है, देखिए कहता है कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी जुड़कर बना होगा तो यौगिक कहलाएगा। ठीक है, जैसे विद्यालय, विद्या जोरालय, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, देवालय यानी देवालय जिसको बोलते हैं देव जोर आलय। ठीक है, तो ये हो जाएगा जुड़कर बनने वाले शब्द है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यौगिक शब्द। अब समझिए योग रूढ़ शब्द किसको कहेंगे, तो जो शब्द योग से बने हो पर अर्थ अलग हो वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए योग करके तो बना होगा लेकिन उसका अर्थ किसी तीसरे अर्थ पर प्रकट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए बिना बने कुछ और मतलब कुछ, यानी सब मिल करके बन तो रहा है कुछ लेकिन मतलब कुछ और है। जैसे देखिए पंकज, तो पंक जोड़ जा, पंकज का मतलब होता है, पंक का मतलब होता है कीचड़ में से जन्मा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कमल। पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल। जैसे चक्रपाणी विष्णु, लंबोदर यानी गणेश। ठीक है, तो ये सब कहलाएंगे योग रूढ़ शब्द। तो आई होप कि आप शब्द को समझ गए, तब इसके जितने भी क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि किताब किस प्रकार का शब्द है। तो किताब क्या है, एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, याद करके रखेंगे। और ये देखिए 2020 और 24 दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है सुंदर किस प्रकार का शब्द है। तो सुंदर किस प्रकार का शब्द है, तो यह एक विशेषण शब्द है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चलना किस प्रकार का शब्द है। तो चलना क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, इसलिए यह क्रिया शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है मुझे किस प्रकार का शब्द है। तो मुझे संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान होता है। सर्वनाम क्या आता है, तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है, जैसे यह, वह, मैं, मुझे, तो ये सब हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, तो ये यानी कि मुझे किस प्रकार का शब्द है, तो सर्वनाम शब्द है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यह किस प्रकार का शब्द है। देखिए 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत
किस प्रकार का शब्द है? तो बहुत यह एक अव्यव शब्द है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, गुरु किस प्रकार का शब्द है? तो गुरु क्या है? यह भी एक क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, क्योंकि गुरु खास होते हैं इसलिए संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है, लाल किस प्रकार का शब्द है? तो लाल जो है ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, किसी चीज की विशेषता को बतलाने वाले शब्द है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लाल जो है विशेषण शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खेल किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, तो खेल क्या है? क्रिया शब्द है। खेलना, ना लगाइए, अगर फिट हो गया तो क्रिया। ठीक है, तो क्रिया शब्द है। ठीक है, तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीधे किस प्रकार का शब्द है? तो सीधे यह एक अव्यव शब्द है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए, अब काल आ गया तो काल को समझ लेते हैं। काल होता क्या है? तो देखिए, काल की परिभाषा क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो तो उसे हम लोग काल कहते हैं, यानी समय का बोध होगा। ठीक है, इससे समय का पता चलता है तो उसे हम लोग काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, याद करके रखेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस काल में चल रहे समय का बोध हो तो उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसके पहचानने का ट्रिक क्या है कि है, हूँ, हो, जहां दिख जाए तो समझ जाइए वर्तमान काल है। ठीक है, जैसे वह पढ़ रहा है, रहा है लग गया तो यानी वर्तमान काल में है। मैं लिख रही हूँ तो यानी कि वर्तमान काल में है। अब समझिए भूतकाल। भूतकाल कहता है कि जिस काल में बीते हुए समय का बोध हो तो उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। इसका पहचानने का तरीका है था, थी, थे, ये सब भूतकाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप समझ लेते हैं भविष्य काल को। भविष्य काल से पता चलता है कि जिस काल में आने वाले समय का बोध हो तो उसे हम लोग भविष्य काल कहेंगे। और लास्ट में गा, गे, गी अगर कहीं दिखे तो समझिए वो भविष्य काल है। ठीक है, तो ये था हमारा काल। ठीक है, अब इसको देखिए, अब यहाँ पे डिटेल्स चर्चा नहीं, काल के भी कई भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, उसके बाद प्रगति वर्तमान काल, तो इसको हम अलग से किसी वीडियो में काल को बना देंगे। ठीक है, वहां पे समझ लीजिए, लेकिन इतना आप करके जाते हैं तो काल का क्वेश्चन बना पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं स्कूल जाऊंगा किस काल में है? देखिए 20 और 22 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी काल से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो मैं स्कूल जाऊंगा यानी कि किसका बात हो रहा है? भविष्य की बात हो रहा है। ठीक है, तो भविष्य काल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह खाना खा रहा है, तो खा रहा है यानी वर्तमान है। क्या है? वर्तमान में है, क्रिया हो रहा है, तो वर्तमान में है, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे साधारण तो नहीं है, लेकिन यह प्रगति पर है, तो प्रगति वर्तमान हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हम बताए थे कि वर्तमान के भी भेद होते हैं, तो उसको हम दूसरे वीडियो में बता देंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया तो मैं कब बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मैंने किताब पढ़ी किस काल में है? ठीक है, मैंने किताब पढ़ी। ठीक है, यानी ये भी क्या है? वर्तमान काल में ही है। किस में है? वर्तमान काल में है। मैंने किताब पढ़ी। ठीक है, तो देखिए वर्तमान काल नहीं होगा क्योंकि ये भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये भूतकाल हो जाएगा, तो राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखिए, तुम आओगे किस रूप में है? यानी भविष्य की बात हो रहा है। ठीक है, तुम आओगे यानी कि भविष्य की बात हो रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह सो चुका है, यह किस काल में है? पूर्ण वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्य है, वर्तमान है। वह सो चुका है यानी भूतकाल है। ठीक है, क्योंकि क्रिया हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम खेल रहे थे। ठीक है, किस काल में है? तो हम खेल रहे थे यानी कि यह प्रगति भूतकाल है, यानी भूतकाल तो है, था, थे, थी लगा हुआ है, भूतकाल है, लेकिन भूतकाल के कौन सा है? तो भूतकाल के ये है प्रगति भूतकाल है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं लिख रहा हूं किस रूप में है? साधारण वर्तमान, प्रगति वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, भूतकाल। तो देखिए मैं लिख रहा हूं यानी कि यह क्या है? प्रगति वर्तमान है। लिख रहा हूं यानी अभी रहा हूं लगा हुआ है, तो समझ जाइए प्रगति वर्तमान में है। नेक्स्ट है, वह कह चुका है,
तो देखिए यहाँ पे भी भूतकाल होगा, क्या होगा, भूतकाल, राइट आंसर। नेक्स्ट है मैं खाता हूं, तो मैं खाता हूं ये साधारण वर्तमान है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए बोला गया है वह पढ़ चुका था, तो ये भी भूतकाल है, लेकिन कैसा भूतकाल है, वह पढ़ चुका था, तो ये क्या है, पूर्ण भूतकाल है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आ गया संज्ञा, ठीक है, अब संज्ञा को हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए संज्ञा होता क्या है। संज्ञा की परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपको याद भी होगा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण या भाव का बोध हो तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, पुस्तक, दिल्ली, मिठास, बचपन, ठीक है। और उसके बाद संज्ञा के भेद जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसको गुणवाचक नहीं करके समूहवाचक भी आप कर लीजिए, समूहवाचक, ठीक है। गुणवाचक भी होते हैं, द्रव्यवाचक, ठीक है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम बताए तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, पटना, गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जो पूरी जाति का या वर्ग का नाम बताए तो उसे हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसमें कॉमन होता है, यानी उसके अलावा कोई और नहीं होता है। जैसे लड़का, नदी, शहर, पशु, ये कॉमन होते हैं सभी, तो इसलिए इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब चलिए तीसरा समझिए भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा यानी कि जिससे भाव, अवस्था, गुण, इन सभी को बताए, जिसको हम छुआ नहीं जा सकता, तो उसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे प्रेम, दुख, बचपन, सुंदरता, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम समूहवाचक कर देते हैं, समूहवाचक, इसको याद कर लेंगे। समूहवाचक में क्या होता है, जिसे समूह अथवा समुदाय का बोध हो, समूह अथवा समुदाय, इसका बोध हो तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बता देते हैं, जैसे में देखिए, जैसे में हो जाएंगे सैनिक, सैनिक, गुच्छा, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे, गुच्छा हो गया, आदि कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे शब्द होंगे, ठीक है, जिसको आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे समूह होगा, झुंड, झुंड भी आप कह सकते हैं, झुंड, ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आई होप कि आप समूहवाचक संज्ञा समझ गए। तो चलिए अब द्रव्यवाचक समझ लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको मापा या तौला जा सकता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको गिना नहीं जाता है, ठीक है। जैसे सोना, पानी, दूध, चावल, ठीक है। तो ये सभी जो है मापा तो जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आपको समूह द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो चलिए अब संज्ञा को समझ लिए, तो अब इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, राम किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए 20 से 24 लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 20 से लेकर के 24 तक आया है। तो यह एक राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है, गांव किस प्रकार की संज्ञा है। तो गांव एक स्थान होता है, ठीक है, तो स्थानवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए 21 और 23 दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शिक्षक किस प्रकार का संज्ञा है। तो शिक्षक क्या है कि जातिवाचक संज्ञा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए दालान, दालान किस प्रकार की संज्ञा है। तो यह एक स्थानवाचक संज्ञा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार की संज्ञा है। तो भारत क्या है, यह एक स्थानवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है समूह किस प्रकार का संज्ञा है। तो यह समुच्चयवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, जो 2022 में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए अब हम 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फूल किस प्रकार की संज्ञा है। तो फूल क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, फूल की जाति होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर,
गुस्सा किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तकालय किस प्रकार की संज्ञा है? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो पुस्तकालय क्या है? यह एक स्थानवाचक संज्ञा है। ठीक है, स्थान का बोध हो रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं विराम चिन्ह। अब हमारा नेक्स्ट है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का परिभाषा क्या कहता है? लिखते समय ठहराव या भाव और या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब विराम चिन्ह अलग अलग बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन मुख्य जो है आपका यहाँ पे 8 विराम चिन्ह है। ठीक है, जो एग्जाम में इन्हीं सब में से आएगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा है पूर्ण विराम। ठीक है, तो पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, यानी वाक्य को पूर्ण समाप्ति पर हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी बात खत्म यानी पूर्ण विराम। ठीक है, जैसे राम स्कूल गया, तो देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, तो समझ गए पूर्ण विराम। आप समझिए चिन्ह को जरूर याद करके रखेंगे, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये पूर्ण विराम है। अल्प विराम यानी कि ऐसे करके दिया हुआ है तो इसको हम लोग अल्प विराम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी वाक्य में हल्का ठहराव। ठीक है, तो वहां पे हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प का मतलब थोड़ा ही होता है, यानी कि थोड़ा समय के लिए जब हम वाक्य पढ़ते वाक्य में रुकते हैं तो वहां पे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे राम, मोहन और श्याम, तो देखिए यहाँ पे हम रुक रहे हैं, राम कहने के बाद फिर मोहन कहने से पहले रुक रहे हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्प विराम हो जाएगा। ऐसे याद कर 3 नाम जहाँ पे भी आएगा तो पहले वहां पे अल्प विराम दिया आएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ये आप देख रहे हैं और आप जानते भी हैं इसको बहुत अच्छे से। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं वाक्य में, तो वहां पे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए अब है विषमयादि बोधक। ठीक है, विषमयादि बोधक चिन्ह ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जब आश्चर्य की बात हो या खुशी की बात हो, डर, दुख हो, डर हो, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह ये क्या है? खुशी के बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विषमयादि बोधक चिन्ह हो जाएंगे। ठीक है, तो विषमयादि बोधक चिन्ह याद रखेंगे, जैसे यह आपके सामने विषमयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम का ये चिन्ह है। चिन्ह तो आप याद करके ही रखेंगे, प्रयोग समझ लेते हैं। 2 जुड़े वाक्य को बीच में किया जाता है। जैसे देखिए वह पढ़ता है, ये एक वाक्य हो गया, और वह सफल होगा ये दूसरा वाक्य है। तो इसको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ये अर्ध विराम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर में है। अब देखते हैं योजक चिन्ह, या इसको हम लोग हाइफन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए शब्द जोड़ने में जिसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग जैसे माता पिता, देखिए जैसे हम लिखते हैं माता पिता, तो देखिए यहाँ पे हम योजक चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ भी देख लीजिए हिंदी अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी, तो यहाँ पे योजक चिन्ह या हाइफन का प्रयोग होता है। 7 नंबर देखिए उदाहरण चिन्ह। ठीक है, उदाहरण चिन्ह ये आपका उदाहरण चिन्ह है। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ पर होता है? जहाँ पे कोई चीज कहा हो, जो आदमी कह रहा है उसके साथ उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे राम ने कहा मैं आऊंगा, तो देखिए राम कह रहा है तो मैं आऊंगा, तो इसके साथ क्या होगा? उदाहरण चिन्ह लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब है कोष्टक। तो चलिए कोष्टक को समझते हैं। कोष्टक को प्रयोग क्या है? इसके अतिरिक्त जानकारी देना होता है तो उसको हम लोग कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे पटना बिहार की राजधानी गंगा के किनारे है, तो देखिए पटना राजधानी है, तो इसलिए हम कोष्टक के अंदर में लिखे हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप विराम चिन्ह का प्रयोग समझ गए और विराम चिन्ह को समझ गए। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए जो 2020 और 23 दोनों में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्वेश्चन हो रहा है। तो इसमें पूछा गया कि विराम चिन्ह होना चाहिए, कौन सा विराम चिन्ह होना चाहिए? तो यह क्वेश्चन है तो प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है,
राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह बहुत अच्छा है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह होना चाहिए? तो देखिए वह बहुत अच्छा, वाक्य पूरा खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राम, श्याम और मोहन में कौन सा विराम चिन्ह होगा? तो राम और श्याम में क्या होगा? अल्प विराम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग भी हुआ है, तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ओह यह क्या है में किस विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है? तो यहाँ पे विषमयादि बोधक का प्रयोग हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे लगाया गया है इसके साथ। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ वहां में कौन सा विराम चिन्ह है? तो अभी बताएं यह एक हाइफन है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है मैंने कहा आओ में कौन सा विराम चिन्ह है? तो मैंने कहा आओ, तो मैंने कहा यानी उदारक चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदारक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, जहाँ पे कहने वाली कोई कह रहा है और उसके साथ वो खुद कह रहा है, तो वहां पे योजक उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है तुम अच्छा करो मैं ठीक करूंगा। ठीक है, तुम अच्छा करो मैं ठीक करूंगा, तो देखिए यह एक अलग वाक्य है, तुम अच्छा करो मैं ठीक करूंगा, और इसके बीच में किसका प्रयोग किया गया है? तो अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, राम श्याम दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे देखिए ये किसका है? डैश का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, धन्यवाद मैं कौन सा चिन्ह है? विराम चिन्ह है। तो यहाँ देखिए यह विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यह मेरा घर है में कौन सा विराम चिन्ह है? तो देखिए यहाँ पे वाक्य जो है पूरा खत्म हो रहा है, यह मेरा घर है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप होगा यानी पूर्ण विराम होगा। ठीक है, राइट आंसर बी है। तो देखिए इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है, और फिर इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन होगा, यहाँ पर 51 से होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके लिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगर आप इन सभी वीडियो को देख करके जाएंगे तो मुझे आशा है कि आप व्याकरण में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहां भेज दूंगा और आप पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।